वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने चार्टर एक्ट जो है पढ़े थे, अब हम उसके जो आगे एक्ट्स पढ़े थे वो पढ़ेंगे। जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was a gradual introduction of responsible government of India। 1919 में उन्होंने पहली बार ये डिक्लेयर किया था कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, इसीलिए जो है वो एक्ट्स जो है बनाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was thus enacted, which came into force in 1921। ये जो है 1921 में फोर्स में आया था, ये जो एक्ट उन्होंने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो इसके क्या क्या फीचर हैं? Features of the Act. Number 1 is it relaxes central control over the principles by demarcating and separating the central and provisional subjects। इसमें सबसे पहले जो है central और provisional subjects जो है उन्हें separate किया। The central and provisional legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary। इसमें जो है सब्जेक्ट्स बनाए गए और गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी फॉर्म से स्ट्रक्चराइज्ड किया गया। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से थे? द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर, जो कि गवर्नर के द्वारा जो है एडमिनिस्टर किए जाते थे with the aid of ministers responsible to the legislative council। और उनके साथ गवर्नर के साथ जो है एडवाइस के लिए मिनिस्टर्स होते थे, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नेक्स्ट इज द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो जो है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे। इसे ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डायरकी या फिर डी आर्ची एक ग्रीक वर्ड्स है उससे लिया गया है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म। हम बात करते हैं ना कि जो इंडिया है वो बाय कैमरलिज्म स्टेट है, तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो बाय कैमरलिज्म वर्ड यूज़ किया गया, जिसमें 2 हाउसेस बनाए गए। फर्स्ट इज अपर हाउस एंड द सेकेंड इज लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया एंड द लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। It requires that the 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council were to be Indian। इसमें कहा गया कि जो 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे, 6 में से 3 मेंबर जो हैं वो इंडियन होने चाहिए और वो अलग अलग इलेक्ट्रेट से होने चाहिए, जैसे कि सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax and education। और उन्होंने लिमिटेड जो है लोगों को फ्रेंचाइज ग्रांट की, जैसे कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड। It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax और education। इसमें जो है कुछ व्यक्तियों को जो है ग्रांट की गई फ्रेंचाइज, जैसे कि प्रॉपर्टी के बेस पर, टैक्स के बेस पर और एजुकेशन के बेस पर। It created a new house of the High Commissioner for India in London। इसमें नया ऑफिस बनाया गया इंडिया के हाई कमिश्नर का, जो कि लंदन में था। It provided for the establishment of a public service commission। इसमें public service commission जो है उनकी establishment की गई। Hence a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants। civil servants को recruit करने के लिए जो है एक central public service commission जो है उन्होंने बनाई, जो कि 1926 में बनी थी। It separated from the first time provincial budgets for the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets। तो इसमें जो है provincial legislature को enact किया गया ताकि वो बजट बनाए। सेंट्रल बजट नहीं, उन्होंने provincial budget जो है वो बनवाए। It provided for the appointment of a statutory commission to
inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force। तो उसका कैसा काम है, इंक्वायर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक कमीशन भी रखी। ठीक है, साइमन कमीशन आ गया है। साइमन कमीशन हमने बहुत सुना है। साइमन कमीशन क्या है? इन नवंबर 1927 itself, the British government announced the appointment a 7-member statutory commission। इसमें जो है 7-member statutory commission बनाने के लिए जो है अपॉइंट किए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोहन साइमन, और इसके चेयरमैन थे सर जोहन साइमन। All the members of the constitution were कमीशन वर ब्रिटिश। इसमें कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी ही ब्रिटिश थे। एंड हेंस ऑल द पार्टीज बायकॉटेड द कमीशन। इसीलिए जो है लोगों ने इस पार्टी को ही बायकॉट कर दिया। जैसे हमने सुना भी है कि साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे भी लगे थे। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of Raichi extension of responsible government। वो कहते थे कि ड्यूअल सिस्टम नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन्होंने बनाने की मांग की। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड, और इसमें जो है रिफॉर्म्स के लिए तैयार भी किया गया एक पेपर। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, और इसी एक्ट को 1935 का एक्ट भी कहा जाता है। इसके आगे जो है 1935 का एक्ट आया। ये एक्ट के बाद, साइमन के बाद जो है, उसके बाद ही 1935 का एक्ट जो है वो आया था। इसके बाद कम्युनल अवार्ड्स भी मिले थे। इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। इसमें जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की एक स्कीम ब्रिटिश मतलब कि माइनॉरिटीज़ के लिए, जिससे कि कम्युनल अवार्ड्स भी कहा जाता है। द अवार्ड्स नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसमें सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं थे, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए या एंग्लो इंडियंस। इसमें एक्सटेंड किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिसे कि हम SC STs और ट्राइब्स भी कहते हैं। Gandhiji was distressed over this extension of the principle of communal representation to the depressed classes and undertook fast unto death in jail। तो इसलिए उन्होंने व्रत भी रखा था गांधी जी ने, क्योंकि उन्हें ये जो मूवमेंट है, वो एक्ट जो है वो पसंद नहीं आया था। एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लास। बाद में जो है कांग्रेस के बीच में और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में एक एक्ट जो है वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट, और जिसे कि पूना पैक्ट भी कहा जाता है। retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes, जिसमें जो है depressed classes को जो है reserved seat दी गई। And next article is Government of Indian Act of 1935। The act marked a second milestone toward a completing responsible government in India। responsible government के लिए ये second step था। इसके 321 सेक्शंस थे, 10 स्केड्यूल्स थे। इनके क्या क्या फीचर्स थे? इसमें जो है 3 यूनिट्स बनाए गए, जैसे कि 3 लिस्ट बनाई गई। सेंट्रल स्टेट में जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि फेडरल लिस्ट हुई, प्रोविंशियल लिस्ट हुई और कॉन्करेंट लिस्ट हुई, जैसे कि अब भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल लिस्ट में 59 आर्टिकल्स थी, प्रोविंशियल में 54 और कॉन्करेंट में 36। इसमें जो है डायरार्की सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, और जो प्रोविंसेस पे ड्यूअल सिस्टम था उसे ख़त्म किया गया, लेकिन सेंटर में जो है उसे अडॉप्ट किया गया। बायकैमरलिज्म को 6 जो है it introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces। 6 प्रोविंसेस में जो है उन्होंने बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें से बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस, ये जो है बायकैमरल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई।
इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उसे भी एक्सटेंड किया गया और शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेंस के लिए, लेबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इन्होंने प्रोवाइड किया। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। इसमें जो है फ्रेंचाइज को बढ़ाया गया और टोटल पॉपुलेशन में से 10% को जो है वोटिंग राइट जो है वो दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सिस्टम कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें सिर्फ फेडरल सिस्टम ही नहीं जो है उन्होंने अपनाया, इसमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। इसमें इन्होंने फेडरल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया 1937 तक। बाद में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मिल गई हमें 1947 में। तो इसका एक्ट किया था ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले declared that the British rule in India would end by June 30, 1948। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया में जो रूल उनका है वो 30 मई 1948 तक एंड हो जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। और जो पावर्स हैं वो इंडियंस को दे दी जाएंगी। This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of a country। और इसमें मुस्लिम लीग ने जो है पार्टीशन की डिमांड की। Again on June 3, 1947 the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। और उन्होंने कहा कि जो कंट्री रूल्स रेगुलेशंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं मानना चाहते तो उन पर जो है अप्लाई वो नहीं होंगे। ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। और उन्होंने फिर पार्टीशन प्लान जो है वो आगे रखा जिसे कि माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और ये प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसके क्या फीचर्स थे? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे जो है हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई और इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया 15 अगस्त 1947 को। इसमें पार्टीशन हुई। कौन कौन से थे? एक इंडिया बन गई और एक पाकिस्तान। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। इसमें जो है वाइसरॉय सिस्टम जो है उसे भी एंड किया गया। ब्रिटिश रूल जो उनका डोमिनेंस था वो भी ख़त्म कर दिया गया। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना सकते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after August 15, 1947। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ, मतलब कि कोई पास नहीं किया गया। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो भी अबॉलिश कर दिया गया और उसके फंक्शन जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए कॉमनवेल्थ अफेयर्स पर। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज। इसमें जो ब्रिटिश की ट्रीटीज़ थी उन्हें भी एंड कर दिया गया। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इसमें जो है इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स को भी फ्रीडम मिल गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। और उसके बाद जो है नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया। It deprived the British monarch of his rights to veto bills or asked for reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General। और उन्होंने राइट्स रखे गवर्नर जनरल के लिए और उसे हिज मैजेस्टी का नाम दिया गया। It
designated the Governor General of India and the provincial governors as constitutional heads of the state. इसमें जो भी इंडिया के गवर्नर जनरल थे वही जो है प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स जो है नॉमिनेट किए गए. इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. इसमें स्पेशल टाइटल वो भी ड्रॉप किए गए. इट continued the appointment to civil services and reservation by post by the Secretary of State for India. जैसे रिक्वायरमेंट होती थी, अपॉइंटमेंट होती थी पोस्ट की, जिनकी रिजर्वेशन दी गई थी जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, तो वो भी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी. At the stroke of midnight of 14 to 15th August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. इसी तरीके से मिडनाइट को 14 to 15 अगस्त 1947 को इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 1946 में बनी. इसमें इंटीरियम गवर्नमेंट्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स के थे और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के पोर्टफोलियो के मेंबर्स हैं ये. फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका कौन सा पोर्टफोलियो था? होम इन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद जी का फूड एंड एग्रीकल्चर था. जोहन मिठाई का इंडस्ट्रीज और सप्लाईज था. जगजीवन राम जी का लेबर था, लेबर पोर्टफोलियो था उनका. सरदार बलदेव सिंह का डिफेंस ऑफिस था. CH भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर. लिक्वैट अली खान का फाइनेंस था. अब्दुल राब निश्तार, उनका ऑफिस था पोस्ट इंडिया का. असाफ अली रेलवे, उनका रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का था. C राजा गोपालाचारी, उनका एजुकेशन एंड आर्ट्स का था. आगे जो है I चंद्रीगढ़ का कॉमर्स का था. गजनफर अली खान का हेल्थ ऑफिस था. जोगिंदर नाथ का मंडल लॉ था. तो ऐसे ही जो है पोर्टफोलियोज उन्होंने दिए, जैसे ये पुराने ही दिए गए हैं 1947 में जो दिए गए थे. नोट द मेंबर्स ऑफ द इंटीरियम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो भी गवर्नमेंट के मेंबर थे वो सारे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स ही थे. द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल. वाइसरॉय जो है काउंसिल के हेड थे. बट जवाहरलाल ने, इसमें अगेन ही पोर्टफोलियोज बताए गए हैं. मेन इसमें उन्होंने बताया है The members of the interim government were members of the Viceroy's Executive Council. जो interim government के members थे वो Viceroy Executive Council के भी members बन गए. The Viceroy continued to be the head of the council. और Viceroy कौन होता था? जो कि head of the council होता था. But Jawaharlal Nehru was designed as a vice president of the council. और जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे council के vice president थे. So hope you like this channel. जय हिंद.